हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 की जो परीक्षा आपकी 10 तारीख से चलने वाली है और उससे रिलेटेड जीएस और जीके की जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्रम में यह हमारी 28वां मॉक टेस्ट रहेगा। दोस्तों क्या रहेगा? 28वां मॉक टेस्ट रहेगा। इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 25। और शाम के 7 भी बज चुके हैं और 7 बजे डेली हम यहाँ पर एक सेशन लेकर आते हैं, उसमें 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है आपके साथ में। ये वे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने की भी इनकी प्रबल संभावना रहती है। यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, यूपी पैट, यूपी टेट आदि एग्जाम्स की और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। ये 28 नंबर सेशन है। यदि इससे पहले के सेशंस को आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको देखना है तो आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सभी सेशन मिल जाएंगे। 28 नंबर सेशन है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया जाता है और जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। करते हैं क्वेश्चन की बात। तो यहाँ राष्ट्रपति को लोकसभा के किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एक दे रखा है ए अल्पसंख्यक, दूसरा है एंग्लो इंडियन, तीसरा है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति और चौथा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो जो राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है उसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संशोधन हो चुका है और संशोधन को देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको हटा के यहाँ पर लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बदल चुका है और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था एग्जाम एजेंसियों का, जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा जाता था। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में अगर बात की जाए तो लोकसभा में अब कुल सीटों की संख्या है वो 543 है। कितनी है? 543। और 104वां जो आपका संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 104वां, तो उसमें क्या हुआ था? 2019 में ये संशोधन हुआ था और उस संशोधन के तहत जो दो सीटें थीं, वो एंग्लो इंडियन की जो सीटें थीं दो, उनको क्या कर दिया था दोस्तों? समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। कब किया था? 2019 में। कौन से संविधान संशोधन से? तो 104वें संविधान संशोधन से। तो अब जो वर्तमान में जो सीटें चल रही हैं लोकसभा में वो 543 सीटें चल रही हैं, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं यदि लोकसभा की, तो अभी जो फिलहाल में लोकसभा है वह 17वीं लोकसभा चल रही है। कब से चल रही है? वह चल रही है आपके 2019 से 17वीं लोकसभा चल रही है। और लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह कौन हैं? तो वह ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट की बात यही थी कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति लोकसभा में किन दो व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो पहले करता था एंग्लो इंडियंस को, लेकिन अब वह किसी को मनोनीत नहीं करता है। यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 543 हो चुकी है। पहले 545 थी, दो एंग्लो इंडियंस को मिलाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। अब किसी को वह जो है मनोनीत नहीं करता है लोकसभा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है राज्यसभा विघटित होती है। तो राज्यसभा कब विघटित होती है आपको बताना है। ऑप्शन एक है 4 वर्ष बाद, ऑप्शन दूसरा 5 वर्ष बाद, ऑप्शन तीसरा 6 वर्ष बाद, ऑप्शन चौथा है कभी नहीं। फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? जो राज्यसभा है विघटित होती है, तो कब होती है राज्यसभा विघटित? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब राज्यसभा क्या है? जो सदन का उच्च सदन है। क्या है? राज्यसभा उच्च
उच्च सदन है, आपको ये ध्यान रखना है, उच्च सदन है। और निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। वर्तमान में जो इसकी सीटें हैं वह 245 हैं। कितनी है? 245, जिसमें क्या है दोस्तों, 233 तो निर्वाचित होकर जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? नामित करते हैं। और इसके जो सभापति हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप जगदीप धनखड़ हैं। ये आपको याद रखना है। धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ कौन है? तो वह भारत के राष्ट्रपति भी हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं भारत के। जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। जो जो अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है, 6 वर्ष की। लेकिन यह विघटित नहीं होता है। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य सदस्य जो होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो राज्यसभा के बारे में इतना काफ़ी है आपके लिए फैक्ट, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक की बात एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये जो मैंने बताया है ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये राज्यसभा विघटन वाला था, तो यह कभी विघटित नहीं होता है, लोकसभा विघटित हो जाती है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको बताना है। तो किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या फिरोज तुगलक ने? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो जाएगा? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पर है? अजमेर में है। किसने करवाया था इसका निर्माण? तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और फिरोज तुगलक। जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे। और कमेंट करने का तरीका आपका ये है कि थर्ड क्वेश्चन लिया, थर्ड का अगर आपका ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों जल्दी से। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वह किसने बनवाया था? तो वह किसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने निर्माण कार्य करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों। क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। और यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। क्या था? पहला मुस्लिम राजवंश था। और ये गुलाम किसका था ये आपको बताना है दोस्तों, कि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह किसका था। तो अगर आपने सेशन को देखा है तो आप ज़रूर बताएंगे। मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख लीजिए और आंसर कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों गुलाम की अगर बात की जाए इसकी, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था दोस्तों। किसका था? गौरी का गुलाम था। और गुलाम वंश की अगर बात करें कब से कब तक इसका शासन चला, तो 1206 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 1290 तक ये शासन चला था। कब तक चला था दोस्तों? 1290 तक गुलाम वंश का शासन चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था, जो दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पर है? दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या करवाया था दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और इसको पूरा किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये आपको याद रखना है। और 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है कभी ये आ जाता है कहाँ पर है? तो अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो साम्राज्य चलाया था गुलाम वंश, उसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ममलूक साम्राज्य के नाम से भी उसको जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा थल सेना अध्यक्ष, चौथा फील्ड मार्शल। राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो चौथे का आंसर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई हैं। दूसरा, यह महिलाओं के क्रम में दूसरे क्रम की महिला हैं। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो राष्ट्रपति पद पर यह दूसरी महिला हैं। लेकिन आदिवासी की अगर बात की जाए तो यह पहली महिला हैं। और यह सर्वोच्च सेनापति होती हैं। सर्वोच्च 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 सेनापति होती हैं ये। कैसे दोस्तों? कि यहाँ पर थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों को मिलाकर
इन जो सेना प्रमुख होता है उनकी भी सेनापति यह होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति का जो पद होता है उसका गठन किस अनुच्छेद में है, तो 52 जो अनुच्छेद है आपका उसमें राष्ट्रपति पद का गठन किया गया है। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह पहले राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इनके अगर वेतन की बात की जाए तो इनका जो वेतन होता है सभी भत्तों से हटा करके, सभी इनके खर्चों से हटाकर 5 लाख रुपए प्रति मंथ का इनका वेतन होता है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपए प्रति महीना वेतन भत्तों से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, कौन थे? बद्रुद्दीन समरकंदी, दूसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा है शेख फरीद, चौथा है शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहवा मनेरी। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो इसके फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे तो कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर है, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहा मनेरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ फिरदौसी की अगर बात करते हैं तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शाहनामा की रचना की थी। और यह शाहनामा जो है फारस का राष्ट्रीय महाकाव्य भी बन चुका है। ये इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना थी, कौन सी के शाहनामा। शाहनामा क्या थी, विश्व प्रसिद्ध रचना थी, ये आपको याद रखना है। और यह किसके काल में रची गई थी, तो यह गजनबी के काल में रची गई थी, ये आपको याद रखना है। फिरदौसी के बारे में इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है या मुंबई है या तूतीकोरन है या कांडला है। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा। जो सबसे बड़ा भारत का जो बंदरगाह है वह कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुंबई है। कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा है, तो मुंबई, बड़े की बात की गई है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। और मुंबई कहाँ पर है दोस्तों, वह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है मुंबई। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वह 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1 मई 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ था। वर्तमान अगर सीएम की बात करें तो वह एकनाथ शिंदे हैं। कौन है, एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम हैं। और अगर गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के कौन हैं, सीएम हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर भाषा की बात की जाए तो मुंबई की जो भाषा है वह, महाराष्ट्र की जो भाषा है वह मराठी है। कौन सी है, मराठी वहाँ की भाषा हो जाएगी। और बात कर रहे हैं एरिया की, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसकी बात की जाए तो यह तीसरे नंबर पर आता है, 3rd नंबर पर महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन यानी यहाँ की जनसंख्या की, तो यह दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन में आता है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 48 हैं। पूछा भी गया था एक बार क्वेश्चन के महाराष्ट्र की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 48। और राज्यसभा में 19 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी अगर लिटरेसी और रहती है एक, यानी साक्षरता की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की जो लिटरेसी है, लिटरेसी की अगर बात करते हैं तो 82.34% की यहाँ पर लिटरेसी आपकी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताया था, मुंबई जो आपका है बंदरगाह वह सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्तर प्रणाली का प्रयोग किया था। फटाफट से आपको आंसर बताना है। तो छत्रक प्रणाली का जो प्रयोग किया था वह ऑप्शन ए है गुप्तों ने, दूसरा है हिंद यवनों ने, तीसरा ईरानियों ने, और चौथा आता है शकों ने। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका शकों ने। किसने, शकों ने छत्रक प्रणाली का प्रयोग किया था। जो शक जो थे वह
अपनी शक्ति का केंद्र उन्होंने किसको बनाया था? तो तक्षशिला को बनाया था। किसको? तक्षशिला। तक्षशिला को इन्होंने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। और पहला शक शासक कौन था? तो वह माओस था। ये आपको याद रखना है। माओस जो था वह पहला शक शासक था। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है 8 नंबर। यहाँ ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आपको बताना है। तो यहाँ पर ऋग्वेद की अगर बात की गई है और अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक है, तो ऑप्शन फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ये अस्किनी है, पुरुषनी है, कुभ और क्रम है, और विपाश और शतुद्री है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है कुभ और क्रम है। क्या है? कुभ और क्रम। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीन प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। दूसरा, इसमें मंडल कितने हैं? तो मंडल इसमें 10 हैं। सूक्त कितने हैं? इसमें सूक्ति कितनी हैं? तो सूक्तों की बात की जाए तो 10 28 इसमें सूक्ति हैं। और वेदों की अगर बात की जाए तो वेद कितने हैं? तो वेद 4 वेद हैं। और 4 वेदों की जो रचना की है वह वेद व्यास ने की है। ये आपको याद रखना है। वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की है। कौन कौन से वेद हैं? तो एक ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद। दूसरा है सोमवेद, सामवेद हो गया। तीसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद है तीसरा। और चौथा है आपका अथर्ववेद, अथर्व अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। यदि आपको इनके बारे में और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निक्की है, निक्की क्या है? आपको फटाफट से बताना है निक्की क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। दूसरा है जापान के केंद्रीय बैंक का जापानी नाम। तीसरा है जापान का केंद्रीय बैंक। चौथा है जापानी विदेशी मुद्रा व्यापार। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि निक्की क्या है। तो निक्की जो आपका है वो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। क्या है? शेयर मूल्य सूचकांक। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के जो शेयर सूचकांक हैं उनकी। तो 2 सूचकांक इंडिया में चल रहे हैं। एक है एनएसई, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1992 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा आता है दोस्तों बीएसई। बीएसई को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो बीएसई है आपका, यह एशिया का, कहाँ का दोस्तों? एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार है। और जो बीएसई है उसका जो प्रबंधन करती है वह सेबी करती है। कौन करता है? सेबी। सेबी इसका प्रबंधन और करती है दोस्तों। और इसका जो प्रबंधन सेबी करती है, ये आपको याद रखना है। तो निक्की क्या है? निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। और आपको बता दिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मूल्य सूचकांक कौन सा है? तो वो न्यूयॉर्क शेयर सूचकांक है। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड फैक्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट आते हैं शिवाजी को पहाड़ी चूहा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो ऑप्शन 1 जय सिंह, दूसरा अफजल खां, तीसरा औरंगजेब, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं शिवाजी की। तो शिवाजी की अगर बात करते हैं तो इन्हें छत्रपति, क्या? छत्रपति, छत्रपति के नाम से इनको जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी के नाम से। इनका जो जन्म हुआ था वह शिवनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर में। शिवनेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी। क्या नाम था? शाहजी। और माता का नाम था जीजाबाई। क्या था? जीजा बाई इनकी माता का नाम था। ये आपको याद रखना है। और ये मराठा साम्राज्य, शिवाजी थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आपको ये भी याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह औरंगजेब है। औरंगजेब ने ही पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा
किसको दी थी? शिवाजी को दी थी। अब औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो यह मुगल शासक था, मुगल मुगल शासक था। और कितने नंबर का था? वह 6वें नंबर का या मुगल शासक था। कौन था? औरंगजेब मुगल शासक था 6वें नंबर का। इसके जो पिता का नाम था वह शाहजहां था। शाहजहां पिता का नाम था और माता का नाम मुमताज था। मुमताज, ये आपको याद रखना है। बहुत छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर होना काफी जरूरी है। तो जो शिवाजी का को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी किसने? तो औरंगजेब ने यह संज्ञा दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है साइंस से रिलेटेड, और साइंस से रिलेटेड यहाँ पर 15 क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब, क्योंकि जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे वो खत्म हो चुके हैं और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो साइंस क्वेश्चन पहला है, जब कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं, इंस्टेंट मैसेज कहते हैं, या चैट सेशन कहते हैं, या इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं? राइट आंसर इसका आपको बताना है कि जब कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। तो उसको इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी उसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है अपस्फोट रोधी गुण को? जाइलीन, एथिलीन, एसिटिलीन, या एथिलीन ग्लाइकोल? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। अब एसिटिलीन की अगर बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्काइन। एल्काइन भी इसको बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है? एल्काइन। उपयोग की अगर बात करते हैं हम एसिटिलीन के उपयोग की, तो मशीनों के पुर्जों को फटने से रोकता है। क्या करता है? मशीन के जो पुर्जे होते हैं, मशीन के पुर्जों को क्या करता है? यह फटने से रोकता है। और यह जंग को रोकता है। किसको? जंग को रोकता है। और यह सबसे गर्म ज्वाला गर्म ज्वाला भी प्रदान करता है, गर्म ज्वाला भी उत्पन्न करता है। कौन? एसिटिलीन। आपने सुना भी होगा कि जो एसिटिलीन सिलेंडर भी आते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों मिलकर के किसी भी जो इस्पात का जो पार्ट होता है उसको काट भी देते हैं और वेल्डिंग में भी काम आते हैं। तो राइट आंसर इसका एसिटिलीन हो जाएगा। अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? एल्गर द्वारा, लिनियस द्वारा, हुकर द्वारा, या बेलेस द्वारा? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर आपको बताना है। तो लीनियस द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा? लीनियस द्वारा। स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी लिखी गई है, तो लीनियस द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप है, तो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों इसका आपको बताना है कि सीपीयू का जो विस्तृत रूप है वह क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि कंप्यूटर में तो आज का युग है जो कंप्यूटर का ही युग हो गया है। तो बात कर लेते हैं अब कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की अगर यहाँ पर बात, इसका जो करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग। किसका दिमाग? कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहते हैं। और कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? तो वो दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से? एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के जनक की। तो कंप्यूटर का जो जनक है वह चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज इसके जनक हैं। किसके जनक हैं? बेबेज, चार्ल्स बेबेज इसके जनक हैं। किसके? कंप्यूटर के जनक हैं। और कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं दोस्तों? ये जानना बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, और तीसरा होता है मेन फ्रेम, और चौथा होता है सुपर।
सुपर कंप्यूटर आपका होता है चौथा, ये आपको याद रखना है। तो 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं, मिनी, माइक्रो मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। राइट आंसर इसका आपको पता है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में विटामिन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या शर्करा में? राइट आंसर इसका बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन की अगर यहाँ पर बात की गई है तो दोस्तों प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है प्रोटीन, और कितना परसेंट? तो 40% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 40% से भी अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, सोयाबीन के अतिरिक्त दाल हो गई आपकी, चना हो गए, चना, और मूंग हो गई, मूंग, और राजमा। राजमा इस तरह के ये आते हैं, इनमें ये शाकाहारी भोजन होते हैं, उनमें इनमें अधिक पाया जाता है। मांसाहारी में बात की जाए तो मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है क्या प्रोटीन, और अंडा में भी पाया जाता है। किसमें? अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात की है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, तो वह किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकुर को गर्म कर देता है? तो पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण या प्रकाशीय किरण? फटाफट इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। सौर मंडल का सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकुर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण जो होती हैं वह सोलर कुकुर को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। क्या? किसको? अवरक्त जो किरण होती हैं वह सोलर कुकुर को गर्म कर देती हैं। अब सूर्य की अगर बात करते हैं तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। कैसा है? सबसे बड़ा पिंड है। और सूर्य में क्या क्या है? तो हाइड्रोजन है और हीलियम है, इन दोनों का मिश्रण है। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन कितना है, तो 74% हाइड्रोजन है। और हीलियम कितना है इसके अंदर? तो हीलियम जो है वह 24% हीलियम है। दोनों का यह मिश्रण है। इसकी जो सतह के ताप की अगर बात की जाए तो 6000 डिग्री केल्विन का ताप इसके लगभग सतह का ताप रहता है। और पृथ्वी से अगर दूरी की बात की जाए, तो ये पृथ्वी है आपकी और ये सूर्य है, इसकी दूरी डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 15 करोड़ के लगभग, 15 करोड़ के लगभग इसकी दूरी है। और पृथ्वी तक इसका जो प्रकाश है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो वह 8.3 मिनट लगता है। कितना? 8.3 मिनट या लगभग 500 सेकंड इसमें समय लगता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर अवरक्त किरण जो होती हैं वह सोलर कुकुर को गर्म कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो बताइए ऋणात्मक आवेश किस में होती है। ऑप्शन एक अल्फा किरण, दूसरा बीटा किरण, तीसरा है गामा किरण, चौथा है एक्स किरण। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो अल्फा पे प्लस प्लस चार्ज होता है और बीटा पर माइनस होता है, गामा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। गामा जो किरणें होती हैं वह उदासीन होती हैं। अल्फा बीटा गामा यहाँ पर कंप्लीट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋण आवेश रहता है। तो बीटा किरणों पर क्या होता है? ऋण आवेश रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? फटाफट बताएंगे। जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व एटीपी का, या फ्यूमेरिक अम्ल का? फटाफट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल में किसका संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका? पायरुविक अम्ल का। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं फ्यूज का तार। फ्यूज का जो तार उपयोग किया जाता है किसके लिए उपयोग किया जाता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, दूसरा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, तीसरा किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाना, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो ये हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, ये गलत हो जाएगा। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम से राइट आंसर
हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर। जैसे ही उच्च विद्युत धारा आती है तो कोई भी नुकसान घर में ना हो जाए, हमारे जो उपकरण होते हैं उनमें ना हो जाए, उससे बचने के लिए परिपथ को तोड़ने की आवश्यकता होती है। और जैसे ही उच्च विद्युत धारा आती है तो फ्यूज का तार जल जाता है और परिपथ की जो धारा बहने वाली होती है वह टूट जाती है, तो जो भी सामान होता है वह सुरक्षित रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया था ये आपको बताना है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण, जीन संश्लेषण, और इनमें से कोई नहीं। हरगोविंद खुराना की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म रायपुर में हुआ था। कहाँ पर? रायपुर में। और रायपुर ये छत्तीसगढ़ वाला नहीं है रायपुर, ये रायपुर है पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। और ये भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। कौन थे? भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ। इनको जो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए नहीं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर है 11। केंचुए में कितने जोड़ी आंखें होती हैं, यानी कितनी आंखें होती हैं? फटाफट से इसका आंसर आपको बताना है। जो केंचुए की अगर बात चल रही है यहाँ पर, तो बताएंगे कि केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन एक है एक, ऑप्शन दूसरा है दो, ऑप्शन तीसरा है बहुत, ऑप्शन चौथा है कोई नेत्र नहीं। तो केंचुए में जो आंखें होती हैं वह कितने जोड़ी आंखें होती हैं? फटाफट से आपको बताना है दोस्तों। यदि आप मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस की अगर क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप मैथ की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर मैथमेटिक्स की जो शॉर्ट्स मेथड होते हैं और शॉर्ट ट्रिक होती हैं उनको यहाँ पर अपलोड किया जाता है, तो आप अपनी मैथ की भी तैयारी कर सकते हैं। और आप शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये शाम को 7 बजे से ही आपका सेशन स्टार्ट होता है। इस सेशन में 25 क्वेश्चंस को लिया जाता है। कितने? 25। और 25 से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं आपके, उनको भी साथ साथ कवर किया जाता है। दूसरा, आपको बता दें कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है हिंदी की। हिंदी की किसकी? हिंदी की, जो भी हिंदी सामान्य हिंदी है उसकी सीरीज चल रही है। उसमें 1000 क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। और उसका जो समय है दोपहर 1 बजे का है। कब का है? दोपहर 1 बजे का। तो 1 बजे का भी समय आप बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? एक, दो, बहुत, या कोई नेत्र नहीं होता है? तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो केंचुआ क्या होता है? केंचुआ किसान का मित्र होता है। क्या होता है? किसान का बहुत अच्छा दोस्त होता है, यानी मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है केंचुआ। किसका होता है? किसान का मित्र होता है केंचुआ। और यहाँ पर बात करते हैं अब केंचुए में आँखों की। तो केंचुए में जो आँखें होती हैं दोस्तों, वह कोई नेत्र नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी नेत्र नहीं होता है। और केंचुए की अगर बात करें तो इसमें 4 जोड़े दिल होते हैं। कितने? 4 जोड़े। 4 जोड़े इसमें क्या होते हैं? हर्ट होते हैं, दिल होते हैं। और ये किसका संघ कौन सा है? तो एनेलिडा। एने एनेलिडा संघ का प्राणी है ये दोस्तों। किस संघ का प्राणी है? तो एनेलिडा संघ का प्राणी है। इसकी आयु की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यह 70 से 75 दिन की इसकी आयु होती है। किसकी? केंचुए की जो आयु होती है वो 70 से 75 दिन की आयु होती है। ये आपको याद रखना है। तो केंचुए में कितने जोड़ी आंखें होती हैं? केंचुए में कितने जोड़ी आंखें होती हैं? तो यहाँ पर कोई भी आंख उसमें नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित ग्रह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। तो कौन सी ग्रह जो हरित ग्रह गैसें हैं वो कहलाने वाली हैं? ऑप्शन ए दे रखा है CO2, O2, NO2 और NH3। दूसरा है CFC, CO2,
NH3N2, तीसरा है CH4H CO2 NH3 और चौथा है CFC CO2 CN2 और NO2। राइट आंसर इसमें बताएंगे जो हरित गृह कहलाने वाली गैसों का जो समूह है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा। हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें कौन सी हैं। CO2 है, O2 है, एन CO2 O2 N2 NH3 है, या फिर CFC CO2 NH3 N2 है, या फिर CH4H CO2 या NH3 है, या CFC CO2 CN4 और NO2 है। फटाफट से आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर है CFC CO2 CN4 और NO2 एकदम करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये हरित गृह गैसें जो कहलाने वाली होती हैं CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपकी जो आती हैं किस में आती हैं, हरित गृह गैसों में आती हैं। और आपने देखा है कि जो हमारी पृथ्वी का जो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पर मिला है वह किसकी अधिकता के कारण मिला है, तो हरित गैसों की अधिकता के कारण ही वह ओजोन छिद्र मिला है। जो अंटार्कटिका पर आपको मिला है ओजोन छिद्र वह हरित गृह गैसों के कारण ही मिला है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव क्या है आपको बताना है। एक स्थिर विद्युतीय भंडारक एकक है, एक विद्युत चुम्बकीय द्वितीयक भंडारक एकक है, तीसरा है एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो आपको पेन ड्राइव के बारे में बताना है कि पेन ड्राइव है क्या। तो एक पेन ड्राइव है क्या है। ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा। जो पेन ड्राइव होती है क्या एक द्वितीयक भंडारक एकक है, एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारक एकक है, या एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक है। फटाफट से तीन में से ही आप आंसर बता दीजिए, चौथा मैंने आपको हटा दिया कि चौथा आपका आंसर नहीं होगा। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। देखिए पेन ड्राइव अगर होती है तो आप पीसी में लगाते हो या फिर डेस्कटॉप में अगर आपका दे रखा है तो उसमें लगाते हो, तो वहाँ पर आप लगाने के बाद उससे जो काम होता है उसको करने के बाद उसको निकाल के रख लेते हैं, उसको हम अलग भी स्टोर रख लेते हैं। तो वो स्टोरेज तो है, यानी कि द्वितीयक भंडारक तो है, द्वितीयक भंडारण एकक तो है, लेकिन उसको क्या करते हैं, हटाए जाने वाला भी है। क्या है, हटाए जाने वाला भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यहाँ पर बात करते हैं देखो रैम की, तो रैम और रोम की जो फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, रैम और रोम की, तो रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की जो होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको रीड कर सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, दूसरा है और रोम और रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। तो किसकी जो मधुमेह जो होता है उसको उससे पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है, तो क्या जरूरत होती है उसको। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, या इंसुलिन की जरूरत होती है, या फिर पेनिसिलिन की जरूरत होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की जरूरत होती है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक चाहिए उसको, इंसुलिन चाहिए, पेनिसिलिन चाहिए, या स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आप जब तक आंसर कमेंट कीजिए अपना, हम बात करते हैं यहाँ पर मधुमेह की। तो मधुमेह कहते हैं डायबिटीज को, किसको कहते हैं, डायबिटीज को, और इसको दूसरी भाषा में शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर। अब एक वयस्क मनुष्य में जो साधारण शुगर का लेवल होता है वह कितना होता है, तो बात करते हैं 40 से 50 वर्ष का जो मनुष्य होता है, 40 से जो 50 वर्ष का जो मनुष्य होता है उसका शुगर लेवल कितना होता है। तो खाने से पहले कितना होना चाहिए, खाने से पहले शुगर का लेवल जो होना चाहिए वह 90 से 130 होना चाहिए। कितना, 90 से 130 एम जी प्रति DL होना चाहिए।
mg प्रति dl। अगर खाना खा लिया है आपने तो खाने के बाद में 140 से mg प्रति dl से कम होना चाहिए, mg प्रति dl से कम होना चाहिए। और ये जो mg प्रति dl आपको दे रखा है ये शुगर की इकाई है। क्या है? शुगर की इकाई है, ये आपको याद रखना है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अगर शुगर पेशेंट है तो पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है वो इंसुलिन की ज़रूरत होती है। किसकी? इंसुलिन की। और वयस्क मनुष्य होने के बाद में उसमें इंसुलिन बनना कम हो जाता है और ये शुगर के शिकार यानी कि मधुमेह के शिकार यानी डायबिटीज़ के शिकार होते चले जाते हैं। और डायबिटीज़ का अगर शिकार होते हैं तो उससे कई तरह के रोग हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करना, लेवल में रखना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, इस पे ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जो है उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इंसुलिन की। राइट आंसर है ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 15, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। यदि आप कंप्यूटर में पासवर्ड डाल देते हो तो वह किसकी सुरक्षा करती है? आपको बताना है। तो हार्डवेयर को के पुराने पड़ने से, दूसरा सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तीसरा तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हार्डवेयर होता है उस सॉरी जो कंप्यूटर होता है उसमें पासवर्ड अगर आपने डाल दिया है तो वह किसकी सुरक्षा करता है, ये आपको बताना है। तो हार्डवेयर के पुराने होने से वह कुछ कर नहीं पाएगा, आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को वह ठीक नहीं कर पाएगा अगर आपने पासवर्ड डाल दिया है तो। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका हार्डवेयर है उसमें लॉक नहीं लगता है, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को वह ठीक नहीं कर पाता। और तंत्र के अभिगमन मतलब कि कोई भी उसमें जाकर आपकी जो फाइल्स हैं उनको न टटोल ले या फिर उनको जाकर न देख ले, उसमें इधर से उधर न कर दे, उसमें कोई वायरस न छोड़ दे। इस वजह से उसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो किसकी? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन की सुरक्षा करता है। तो इसका जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आज के सेशन में हमने कवर किए हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अब इनकी कि कंप्यूटर जो हमारा जो सेशन है शाम को 7 बजे का टाइम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ज़रूर आना है देखने के लिए यदि आपको अपनी तैयारी अच्छी और करनी है तो। दूसरा, 1 बजे के टाइम में हम 1000 क्वेश्चंस की जो हिंदी की सीरीज है वह चल रही है, उसका सेशन भी आपका साथ साथ चल रहा है। 1 बजे का टाइम आप बिल्कुल ना भूलें। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेशन में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा तो आप उसे कमेंट करें, अगले सेशन में उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा टीम द्वारा और उसको सही करके आप तक पहुंचाया जाएगा। तो सेशन ज़रूर देखें। यदि आपने इससे पहले वाले सेशंस को नहीं देखा है तो आई बटन पर दिए हैं और प्लेलिस्ट में भी दिए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।